नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबान की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुर्कबान और खूनी पुतली। और चलिए, इस वीडियो को शुरू होने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, हिंदी स्टोरी पिटारा, और उस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होने में 200 सब्सक्राइबर बाकी रह गए हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बेशक उसकी वीडियोस नहीं देखो, लेकिन सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट तो कर ही सकते हो। और सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर उसकी वीडियो अच्छी लगे तो देखना, नहीं अच्छी लगे तो नहीं देखना, या टाइम मिले तो देखना, नहीं तो नहीं देखना। आप बस सब्सक्राइब करके ऐसे छोड़ दो, आपको कुछ भी करना नहीं है। तो प्लीज़ आप इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो। अगर इतना भी सपोर्ट नहीं करते हो तो मुझे बहुत ही दुख लगता है। तो प्लीज़ जाओ और जा कर के 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो प्लीज़। तो चलिए, बिना किसी देरी की इसकी कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, आज सेठ जमुना प्रसाद की शादी की 52वीं वर्षगांठ थी, इसलिए उनकी कोठी हर साल की भांति एक बार फिर किसी नई नवेली दुल्हन की भांति सजी हुई थी। काफी देर से मेहमानों के आने का तांता सा लगा हुआ था। सेठ जमुना प्रसाद के यहाँ आने वाले में छोटे बड़े हर तरह के आदमी थे, और वे एक शानदार सजे सजाए हॉल में पहुंचकर सेठ जमुना प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी शांति देवी को मुबारकबाद देने के साथ साथ अपनी इच्छा अनुसार एवं सामर्थ्य अनुसार उपहार भी दे रहे थे। भाई, 52वीं शादी मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और लो, संभालो हम दोनों पति पत्नी की तरफ से ये तरोताजा करने वाली नकली फूलों का दस्ता। थैंक यू। दावत में खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा था। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने एक बड़े से पैकेट के साथ हॉल में प्रवेश किया। वो रहा सेठ जमुना प्रसाद। बहुत खुश नजर आ रहा है। आए भी क्यों ना, अपनी शादी की 52वीं वर्षगांठ इतनी धूमधाम से जो मना रहा है। मेरी ओर से शादी की हार्दिक शुभकामनाएं सेठ जमुना प्रसाद जी। जी धन्यवाद, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, मेरा नाम विजय सक्सेना है। कुछ ही दिन हुए बॉम्बे से यहाँ आया हूँ। यहाँ हमारा एक एम्पोरियम है, आइवरी एम्पोरियम। मेरे एक मित्र ने आपकी ओर से निमंत्रण पत्र दिया था, सो आपके दर्शन करने और आपको अपनी शुभकामनाएं देने चला आया। ओहो, तब तो आपने बहुत अच्छा किया। लीजिए, ड्रिंक पीजिए। जी धन्यवाद। पार्टी काफ़ी रात गए तक चलती रही। उसके बाद मेहमान एक एक करके विदा लेने चले गए। अच्छा सेठ जी, इजाज़त दीजिए। अच्छा भाई, फिर दर्शन देना। जो महोदय जो मदहोश होकर वहीं लेट गए थे, उन्हें नौकरों के द्वारा उठवाकर घर भेजा जाने लगा। सुलेमान, जो मेहमान घर छोड़ने लायक हो उन्हें गाड़ी में उनके घर छुड़वा देना, और जो अपने घर ना जाने योग्य हो उनके सोने का इंतजाम ऊपर बालकनी में कर देना। जी मालिक। सब लोगों के जाने के पश्चात सेठ और सेठानी लोगों द्वारा दिए गए उपहारों को खोल खोल कर देखते रहे, और फिर जब उन्होंने आइवरी एम्पोरियम के मालिक विजय सक्सेना के लंबे चौड़े पैकेट को खोला। एक्सीलेंट, कितनी सुंदर गुड़िया है। हाँ, बहुत ही सुंदर और सजीव है, लगता है जैसे अभी बोल उठेगी। सुनो शांति, इस गुड़िया को यहीं रख दो, बाकी उपहार मैं तुम्हारे कमरे में भिजवा दूंगा। ये लीजिए जी, भला आपकी बात मैं कैसे टाल सकती हूँ। उसके बाद पत्नी अपने शयन कक्ष में चली गई और सेठ जमुना प्रसाद अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर बाद कमरे में उसके खर्राटे गूंजने लगे। रात दावत होने के कारण घर की नौकरानी सेठ जी के लिए काफ़ी देर बाद बेड टी लेकर उनके कमरे में पहुंची। मालिक, चाय पी लीजिए। लेकिन सेठ जी की खुली आंखें और मुंह एवं भयानक चेहरा देखकर नौकरानी के हाथ से चाय की ट्रे छूट गई। छनाक। नौकरानी की चीख सुनकर
कोठी के बाकी नौकर चाकर भी एकत्रित हो गए और जब सबको सेठ जमुना प्रसाद की मौत के बारे में पता चला तो पूरी कोठी में हंगामा मच गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। छनाक। स्वामी, हाय, ये अनर्थ कैसे हो गया? तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए स्वामी? कोठी में गम का माहौल छा गया। एक नौकर ने पुलिस को फोन कर दिया। उस इलाके का थाना इंचार्ज पटाका सिंह था। अतः फोन मिलते ही वो पुलिस दल के साथ वहां आ पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। धैर्य से काम लीजिए मिसेज जमुना प्रसाद। वैसे क्या आपको पूरा विश्वास है कि किसी ने इनकी हत्या की है? इसके सिवाय और क्या सोचा जा सकता है इंस्पेक्टर साहब? कल रात ये बिल्कुल भले चंगे थे, ना इन्हें किसी बात की चिंता थी और ना ही ये बीमार थे। फिर ये मेरे सामने ही बिस्तर पर लेटे थे। ऐसे में भला ये कैसे मर सकते हैं? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, जरूर सोते में किसी ने इनकी हत्या की है। इनकी खुली हुई आंखें और मुंह सब चीख चीख कर ये बात कर रहे हैं कि किसी ने इनकी हत्या की है। सॉरी मिसेज जमुना प्रसाद, ऐसी अवस्था तो प्रायः दिल का दौरा पड़ने से भी हो जाती है। खैर, मैं लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहा हूँ, उसके बाद ही मैं कोई मामला दर्ज करूँगा। इंस्पेक्टर पटाका सिंह ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और कमरे की आवश्यक जांच पड़ताल के बाद उसे बाहर से बंद कर दिया। देखिए सेठानी जी, जब तक मैं ना कहूँ इस कमरे को मत खोलिएगा। यदि मामला मर्डर का हुआ तो मुझे इस कमरे की एक बार और छानबीन करनी पड़ेगी। जी ठीक है। 2 दिन बाद इंस्पेक्टर पटाका सिंह 2 सिपाहियों के साथ फिर सेठ जमुना प्रसाद की कोठी पर पहुंचा। आपका संदेह ठीक निकला मिसेज जमुना प्रसाद, सेठ जी का सचमुच खून किया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि मुंह के रास्ते उन्हें एक प्रकार का तेज जहर दिया गया है। मेरा मन तो पहले ही कह रहा था कि किसी शैतान ने उनकी हत्या की है। भगवान उसे नर्क दे। आप कातिल को ढूंढिए इंस्पेक्टर साहब और उसे जल्द से जल्द फांसी पर लटकवा दीजिए, तभी मेरी और सेठ जी की आत्मा को शांति मिलेगी। कातिल जो कोई भी है वो जरूर पकड़ा जाएगा मिसेज जमुना प्रसाद, परंतु उसे पकड़वाने में आपको मेरी मदद करनी होगी। यानी आपको मेरे प्रश्नों का ठीक ठाक उत्तर देना होगा और जांच पड़ताल में हाथ बटाना होगा। मैं तैयार हूँ, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे 2 लड़के और 1 लड़की है। दोनों लड़के फॉरेन में बिजनेस करते हैं, यानी अपने डैडी का कारोबार संभालते हैं। लड़की की शादी हो चुकी है, वो इंग्लैंड में अपने पति के साथ रहती है। मैंने उन्हें उनके डैडी की मौत की खबर भेज दी है, शायद आज या कल वो लोग आ जाएं। घर में कितने नौकर चाकर एवं माली आदि हैं? 5 है। 1 माली, 1 बावर्ची, उसके अलावा घर का काम देखने वाले 2 नौकर और 1 नौकरानी है। 1 नौकर और नौकरानी हमारे यहाँ ही रहते हैं, बाकी संध्या को अपना काम खत्म करके अपने घर चले जाते हैं। क्या आप उन्हें बुलाएंगी? मैं उन सबसे पूछताछ करना चाहता हूँ। ठहरिए, अभी बुलाती हूँ। सेठानी ने 5 को वहीं बुलवा लिया और पटाका सिंह उनसे पूछताछ करने लगा। तो सेठ जी को सुबह की चाय देने तुम ही गई थी? हाँ साहब। क्या नाम है तुम्हारा? जी माया। अच्छा माया, ये बताओ, जब तुम सेठ जी को चाय देने गई तब तुमने वहाँ क्या देखा? जी, सेठ जी बिस्तर पर चित पड़े थे और उनकी आंखें एवं मुंह खुले हुए थे। जब नौकरानी जवाब दे रही थी तो पटाका सिंह गौर से उसका चेहरा देख रहा था। इसके अलावा कोई विशेष बात? जी नहीं साहब, बस ये पता लगते ही सेठ जी मर चुके हैं, मैं चीखती हुई बाहर भागी और सबको ये बात बता दी। सबसे पूछताछ करने के बाद अब मैं सेठ जी का शयन कक्ष एक बार फिर देखना चाहूँगा। जी चलिए। सेठ जमुना प्रसाद के शयन कक्ष में पहुंचकर इंस्पेक्टर पटाका सिंह ने बारीकी से वहां की जांच पड़ताल की। कमाल है, खूनी ने अपने पीछे कोई भी सूत्र नहीं छोड़ा। इंस्पेक्टर पटाका सिंह ने बिस्तर के आसपास हाथ पैरों की उंगलियों के निशान खोजने का प्रयास भी किया, लेकिन इस काम में भी उसे असफलता ही हाथ लगी।
लगता है खूनी घर का ही कोई व्यक्ति है, लेकिन वो कौन हो सकता है और उसे सेठ जी का खून करने से क्या फायदा हो सकता है? बड़ी सुंदर गुड़िया है, शायद अमेरिका या जापान से मंगाई है, कह नहीं सकती। लेकिन कल वो गुड़िया हमें एक व्यक्ति हमारी शादी की वर्षगांठ पर दे गया था। कहते कहते सेठानी सुबकने लगी और इंस्पेक्टर पटाका सिंह ने वहां रुकना बेकार समझकर इजाज़त मांगी। अच्छा, मैं चलता हूँ, जरूरत पड़ी तो आपको फिर तकलीफ दूंगा। जी। पटाका सिंह कोठी से बाहर निकलकर सिपाहियों के साथ अपने जीप पर सवार होकर वहां से चल पड़ा। यह हत्या का केस तो काफी पेचीदा मालूम होता है। कुर्कबान से मदद लूं तो अच्छा होगा। पटाका सिंह ने कुर्कबान के ऑफिस के कई चक्कर लगाए तथा कई बार उसके घर फोन भी किया, परंतु हर बार बांड मोटू के साथ उसे दोनों स्थान पर ही नदारद मिला। कहाँ गायब हो जाता है ये कमबख्त भी काम के समय। 3 दिन बाद जब पटाका सिंह सुबह सुबह अपने ऑफिस में प्रविष्ट हुआ, ट्रेन ट्रेन, बस लगता है आ गई मुसीबत। ऑफिस में घुसना बाद में होता है, फोन की घंटी पहले बजने लगती है। हेलो, इंस्पेक्टर पटाका सिंह इज हियर। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से यहाँ आइए, यहाँ मालिक का खून हो गया है। खून? अरे भाई, तुम कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो और तुम्हारे मालिक कौन है? जी, मैं सेठ चमन भाई का इकलौता नौकर 3B एक्सप्लेन्ड रोड से बोल रहा हूँ। यहाँ मेरे मालिक यानी सेठ जी का खून हो गया है। सेठ चमन भाई, 3B एक्सप्लेनेड रोड। ठीक है, मैं अभी पहुँच रहा हूँ, लेकिन सुनो, लाश के पास किसी को मत जाने देना और ध्यान रखना कोई किसी भी वस्तु को छुए नहीं। जी। पटाका सिंह ने फोन करके एम्बुलेंस और फोटोग्राफर विभाग से संपर्क साधा। फिर उन्हें सेठ जी की कोठी पहुंचने का निर्देश देकर कुछ पुलिसकर्मियों के साथ जीप पर सवार होकर एक्सप्लेनेड रोड की ओर चल पड़ा। एक्सप्लेनेड रोड पर कोठी नंबर 3B के आसपास का माहौल बहुत ही हंगामापूर्ण था। सच है, बड़े लोगों की दावत, समारोह और मौत का पलक झपकते ही सबको पता चल जाता है। सुनो, तुम लोग भीड़ को काबू में रखने की कोशिश करो, मैं भीतर जाकर मालूमात हासिल करता हूँ। जी साहब। फिर सिपाही भीड़ पर काबू पाने की कोशिश करने लगे और पटाका सिंह अपना रूल हिलाता हुआ भीड़ को चीरता हुआ कोठी के भीतर भीतर की ओर बढ़ता चला गया। ए, हटो, हटो पीछे। कोठी के भीतर से रोने धोने की आवाज आ रही थी। हाय, हाय। रोने वाले सेठ के नाते रिश्तेदार, पत्नी एवं बच्चे होंगे। भीतर पहुंचकर सेठ जी की धर्मपत्नी कहाँ है? जी, सूख सूख। सेठ जी की पत्नी तो नहीं है, हाँ, उनकी विधवा बहन और उनके बच्चे आगे वाले कमरे में हैं। हाय, हाय। चुप हो जाओ बहन। और सेठ जी की लाश, वो भी उसी कमरे में है। पता नहीं सेठ जी की बहन इस अवस्था में हो या ना हो कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सके, अतः जितनी जानकारी हो सके इससे ही मालूम करनी चाहिए, सोचकर पटाका सिंह उस व्यक्ति से आगे बोला। और तुम शायद वही नौकर हो जिसने मुझे पुलिस स्टेशन फोन किया था। जी साहब। तुम्हारे अलावा यहाँ कितने नौकर चाकर हैं? है तो कई, लेकिन रहता मैं यहाँ अकेला ही हूँ। और इस समय कौन कौन नौकर मौजूद हैं? एक नौकर और एक नौकरानी, वे अभी कुछ देर पहले ही काम पर आए हैं। तो सेठ जी की लाश सबसे पहले किसने देखी थी? जी, उनकी विधवा बहन ने। वे उनके पास वाले कमरे में ही रहती हैं। पटाका सिंह उससे जितनी जानकारी हासिल कर सकता था उसने की। फिर बोला, सुनो, तुम बाकी के नौकरों के साथ यही रहना, मुझे उनसे भी कुछ पूछताछ करनी है। जी साहब। फिर नौकर को वहीं छोड़ पटाका सिंह उस कमरे में पहुंच गया जहां से रोने बिलखने की आवाज आ रही थी। हाय, अब हमारा क्या होगा? भैया के अलावा हमारा इस दुनिया में था ही कौन? धीरज रखो बहन, ईश्वर को शायद यही मंजूर था। इंस्पेक्टर पटाका सिंह को देखते ही लाश के निकट बैठा युवक उसके पास आ गया। आइए इंस्पेक्टर साहब, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आप? जी, मैं सेठ चमन भाई का भांजा प्रताप हूँ। पहले मैं लाश देखना चाहूँगा। आइए।
ओह, सेठ जी की अवस्था तो बिल्कुल सेठ जमुना प्रसाद की लाश से मिलती जुलती है। तो क्या इनकी हत्या भी बीस देकर की गई है? और दोनों का मर्डर क्या और दोनों का मर्डर क्या एक ही? ओह नहीं, भला ये कैसे हो सकता है? सोचते सोचते पटाखा सिंह के मस्तिष्क में आंधियां सी चलने लगी, लेकिन उसने अपने विचार किसी पर प्रकट नहीं किए और उस कमरे से सबको बाहर जाने के लिए कहा। फिर वो कमरे का बारीकी से मुआयना करने लगा। इस हत्या में भी कोई सूत्र नहीं मिलता लगता, लेकिन लाश की पोजीशन बिल्कुल वैसे ही है। फिर उसने युवक को कमरे में बुलाया। ये गुड़िया जी, कल मेरा जन्मदिन था। उसी अवसर पर एक मेहमान ने मुझे ये गुड़िया दी थी, परंतु मामा जी को ये गुड़िया बहुत पसंद आई, इसलिए उन्होंने इसे अपने पास ही रख लिया। ओह, क्या आप बता सकते हैं कि आपको ये गुड़िया प्रेजेंट करने वाला कौन व्यक्ति था? जी, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानता, लेकिन उन्होंने स्वयं को मामा जी का मित्र बताया था और बताया था कि उनका नाम विजय सक्सेना है। उनके यहाँ एक एम्पोरियम है, आइवरी एम्पोरियम, और उनका ऐसी गुड़ियों का ही व्यापार है। कहीं ऐसा तो नहीं उस व्यक्ति का ही इन दोनों हत्याओं में कोई हाथ हो? पटाखा सिंह ने गुड़िया यथास्थान रख दी और फिर वो युवक प्रताप से कुछ कहने ही जा रहा था कि एम्बुलेंस कर्मचारी, फोटोग्राफर एवं फिंगरप्रिंट वाले आ गए। आप इस लाश की तस्वीर लीजिए और आप कोशिश कीजिए कि लाश के आसपास किसी के हाथ पांव के निशान मिल जाएं। यस इंस्पेक्टर। फोटोग्राफर एवं फिंगरप्रिंट उठाने वाले अपना अपना काम करने लगे और कुछ देर बाद पटाखा सिंह ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। अजीब इत्तेफाक है, आइवरी एम्पोरियम का मालिक विजय सक्सेना दोनों ही सेठों के जन्मदिन पार्टियों में पहुंचा और उसने इन्हें सिर्फ गुड़िया ही भेंट की, और अगले ही दिन दोनों सेठ की रहस्यमय तरीके से हत्या हो गई। अब तो पहले विजय सक्सेना से ही मिलना पड़ेगा। फिर वहां की बाकी कार्यवाही निपटाकर पटाखा सिंह प्रताप से विदा लेकर आइवरी एम्पोरियम पहुंचा, जो एक प्रसिद्ध शोरूम था। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। भीतर काउंटर पर पहुंचकर मुझे मिस्टर विजय सक्सेना से मिलना है। ओह, वो तो कल रात की फ्लाइट से कलकत्ता गए हैं। कब तक वापस लौटेंगे? शायद 3-4 दिन बाद वापस आ जाएंगे। ठीक है, मैं 2-3 दिन बाद आ जाऊंगा। तो पुलिस यहाँ तक भी पहुँच गई, अब बाकी का काम जल्द ही निपटाना पड़ेगा। वहां से वो अपनी जीप के निकट पहुंचा। सुनो, तुम लोग कोई सवारी करके पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं बीट पर जा रहा हूँ। 2 घंटे बाद पहुंचूंगा। जी साहब। पटाखा सिंह ने स्वयं जीप स्टार्ट की और एक तरफ दौड़ा दी। आज तो मैं कुर्कबान को हर कीमत पर खोज कर रहूंगा। ये केस काफ़ी पेचीदा मालूम पड़ता है। बिना उसकी मदद लिए शायद ये केस मुझसे हल नहीं होगा, और ये उसकी अच्छी किस्मत थी कि इस बार उसे बांड का ऑफिस खुला मिला। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। उधर बांड और मोटू ऑफिस में खाली बैठे मक्खियाँ उड़ा रहे थे। अबे मोटू के बच्चे, मक्खियाँ उड़ाना छोड़ और मछलियाँ पकड़ना शुरू कर, वरना हम भूखों मर जाएंगे। लो बांड भैया, मछली शायद खुद जाल में फंसने आ रही है। अरे अंकल पटाखा सिंह। बांड भैया, मुझे तो कोई गहरा चक्कर नजर आता है, वरना वे सिर्फ मिलने के लिए आने वालों में से नहीं है। जानता हूँ, तू जा और फटाफट 3 कप कॉफ़ी बना ला। अंकल की खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। ज़रूर करो खातिरदारी, लेकिन साथ ही कॉफ़ी के दूध से क्रीम और मक्खन ज़रूर निकालना। मेरा मतलब है खर्चा पानी निकालना मत भूलना। अबे जानता हूँ, लेकिन तू तो मर यहाँ से। और फिर जैसे ही पटाखा सिंह ने ऑफिस के भीतर कदम रखा, आहा, पटाखा अंकल, आइए आइए, आपका स्वागत है। कहो बांड बेटे, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, लेकिन बहुत ही व्यस्त। आप बिराजिए। व्यस्त होने की बात सुनकर पटाखा पहले चौंका, फिर मुस्कुराता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। क्यों भाई, इतने दिन कहाँ रहे? ना तुम मुझे घर पर मिले और ना ही ऑफिस में। बताया ना अंकल, व्यस्त था, इसलिए ऑफिस तक नहीं खोल पाया। आजकल मेरे पास बहुत केस है, यहाँ तक कि दम मारने तक की फुर्सत नहीं। कमबख्त, अभी मक्खियाँ उड़ा रहा था, अब व्यस्त होने की बात कर रहा है। क्या सोचने लगे अंकल?
भाई सोच रहा हूँ जो केस मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ वो तुम्हें सौंपूं या नहीं, क्योंकि तुम तो अत्यंत व्यस्त हो। ठीक है, चलता हूँ। मैं अपने केस में किसी और की भी मदद ले लूँगा। पैसे तो तुम्हें भी देने हैं और दूसरे को भी। फिर आई, मुर्गी तो हाथ से जा रही है। अरे अरे अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? बैठिए। मैं दुनिया के केस छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपका नहीं। आखिर आप मेरे मुंह बोले अंकल जो हैं। और पटाखा सिंह निश्चिंतता की सांस लेकर जमकर कुर्सी पर बैठ गया। तभी मोटू 3 कप कॉफ़ी ले आया। लीजिए अंकल, कॉफ़ी पीजिए और अपना केस बताइए। ठीक है। फिर पटाखा ने कॉफ़ी पीने के साथ साथ दोनों मर्डर केसों को उसे विस्तृत रूप से ब्यौरा दे दिया। सारी बात सुनकर कुर्कमान का चेहरा गंभीर हो उठा। मामला तो वास्तव में काफी पेचीदा लगता है। मुझे तो लगता है बेटे, ये दोनों हत्याएं धन के चक्कर में की गई है। जरूर चमन भाई की इकलौती बहन ने अपने भाई की सारी दौलत हड़पने के लिए उसकी हत्या की होगी, और जमुना प्रसाद की पत्नी ने। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? भला उन्हें अपने भाई और पति को कत्ल करने की क्या जरूरत पड़ी? वो दौलत तो उनके पति और भाई के मरने के बाद उन्हें वैसे ही मिल जाती। खैर चलो, हम थोड़ी देर के लिए ये मान भी लेते हैं कि कत्ल उन्होंने ही किया होगा। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि उन्हें एक जैसा जहर कहाँ से प्राप्त हो गया? अरे, इस ओर तो मैंने गौर ही नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि कत्ल किसी और ने किया है, और वो भी किसी और उद्देश्य से। बिल्कुल। देखिए अंकल, मैं आपके लिए इस केस पर काम करूंगा, लेकिन सेठ चमन भाई के 100 की रिपोर्ट आ जाने के बाद, ताकि कम से कम इस बात का पूरा विश्वास हो जाए कि उसकी मौत भी उसी जहर से हुई है जिससे सेठ जमुना प्रसाद की हुई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो शायद मुझे परसों तक मिल जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, फिर मैं सोचूंगा कि केस को मुझे कैसे हल करना है। गुड। पटाखा सिंह ने प्रसन्न होकर अपनी जेब से फूला हुआ पर्स निकाला। ये लो एडवांस में 5,000 रुपये, बाकी के 5,000 मैं तुम्हें केस हल होने पर दे दूंगा। वाह, भगवान आपको लंबी उम्र दे। आहा। रुपए देने के बाद पटाखा सिंह वापस लौट गया। मोटू, अब लगा ऑफिस को ताला, हम किसी होटल में चलते हैं पैसा हजम करने। यस बॉस। और 2 दिन बाद पटाखा सिंह ने बांड को फ़ोन करके उसे और मोटू को अपने ऑफिस में ही बुलवा लिया। बांड बेटे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक सेठ चमन भाई की मौत भी उसी जहर से हुई है जिससे सेठ जमुना प्रसाद की हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों हत्याएं किसी एक व्यक्ति ने की है। अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि वो हत्यारा है कौन? घर का ही कोई आदमी या बाहर का? और उसने इनकी हत्या क्यों की? आपके इन सवालों का उत्तर भी आपको जल्द ही मिल जाएगा अंकल। बस जरा मैं केस पर काम करना आरंभ कर दूं। तो फिर कब से काम आरंभ करोगे? मैं शुभ काम में देरी नहीं करता अंकल। चलिए, सबसे पहले सेठ जमुना प्रसाद की कोठी से ही केस का श्री गणेश करते हैं। ठीक है, चलो। तीनों पुलिस जीप पर सवार होकर सेठ जमुना प्रसाद की कोठी पर पहुंच गए। भीतर पहुंचने पर सर्वप्रथम उनका सामना सेठ जमुना प्रसाद की विधवा से ही हुआ। नमस्कार शांति देवी। नमस्कार। सेठ जी के कातिलों का कुछ पता चला इंस्पेक्टर? अभी तक तो नहीं पता चला, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम जल्द ही इसका पता लगा लेंगे। इसी सिलसिले में हम फिर आपसे मदद लेने आए हैं। वैसे क्या आप कहीं जा रही थी? हाँ, किसी के चौथे पर जा रही थी, परंतु आप मेरे लायक सेवा बताइए। हम एक बार फिर सेठ जी का शयन कक्ष देखना चाहेंगे। ठीक है, आइए मेरे साथ। शांति देवी उन्हें सेठ जमुना प्रसाद के शयन कक्ष में ले गई। अब आप जाना चाहें तो जा सकती हैं। छानबीन के काम में शायद हमें आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी धन्यवाद। वैसे यदि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो नौकर या नौकरानी को आवाज़ दे दीजिएगा। जी, बहुत अच्छा। तब मिसेज जमुना प्रसाद वहाँ से चली गई और कुर्कबान जेब से आतिशी शीशा निकालकर जांच पड़ताल के काम में जुट गया। मोटू, तुम भी कमरे में कोई सूत्र तलाशने का काम आरंभ कर दो। ओके बांड। मोटू भी अपने काम में जुट गया।
तभी इंस्पेक्टर पटाखा सिंह की नज़र पलंग के सिरहाने के कॉर्निस पर पड़ी। अरे, यहाँ से वो गुड़िया कहाँ गई? पटाखा सिंह की बड़बड़ाहट बांड के कानों तक पहुँच गई। क्या हुआ अंकल? क्या आप मुझसे कुछ कह रहे थे? नहीं, लेकिन मैं ये देखकर ज़रूर बड़बड़ा उठा था कि वहाँ वो गुड़िया नहीं है जो सेठ जी को उनकी शादी की वर्षगांठ के दिन किसी ने उपहार में दी थी। ओह, कहीं जा सकती है वो गुड़िया? ठहरो। ओह, कहाँ जा सकती है वो गुड़िया? ठहरो, मैं अभी किसी नौकर नौकरानी को बुलाकर पूछता हूँ। ठीक है, क्या गुड़िया में ही कोई रहस्य छिपा है? पटाखा सिंह बाहर जाकर घर की नौकर नौकरानी दोनों को वहीं बुला लाया। ये लोग तो कहते हैं कि इन्हें उस गुड़िया के बारे में कुछ मालूम नहीं है। फिर तो घर की मालकिन ही उस गुड़िया के बारे में कुछ बता सकती है। परंतु वे तो अभी अभी बाहर गई हैं, पता नहीं कब तक वापस लौटें। जी हाँ साहब, वे शाम तक वापस लौटने के लिए कह गई हैं। अच्छा, तुम ये बताओ, उनके लड़के लड़कियां बाहर से आने वाले थे, क्या वे अभी तक नहीं आए? जी, मालकिन कह रही थी कि वे शायद कल शाम तक आ जाएं। बांड कुछ सोचकर बोला, अंकल, यहाँ की जांच पड़ताल पूरी हो गई। आइए चलते हैं, शाम को या सुबह को आकर उनसे उस गुड़िया के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है। तीनों कोठी के बाहर निकल आए। अब कहाँ चलने का विचार है? चलिए अब सेठ चमन भाई की कोठी चलते हैं, वहाँ की भी जांच पड़ताल का काम निपटा लिया जाए तो अच्छा रहेगा। तीनों सेठ चमन भाई की कोठी पर पहुंच गए, लेकिन वहां पर शांति देवी को देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहां भीड़ भाड़ भी थी। शांति देवी, आप यहाँ? हाँ इंस्पेक्टर, मुझे इनके भाई के चौथे पर यहाँ आना था। दरअसल इनके भाई चमन भाई और मेरे पति आपस में गहरे दोस्त थे और संयोग से ईश्वर ने दोनों मित्रों को एक आध दिन के अंतर में ही इस दुनिया से उठा लिया। ओह, और इंस्पेक्टर, आपको ये जानकर और भी आश्चर्य होगा कि दोनों की ही स्वाभाविक मौत नहीं हुई बल्कि हत्या हुई है, वो भी जहर देकर। जानता हूँ। उनमें बातचीत चल रही थी और बांड का दिमाग तेजी से सोच रहा था। तो चमन भाई और सेठ जमुना प्रसाद आपस में गहरे दोस्त थे और उनका खूनी आपका अचानक कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर? हम एक बार सेठ जी का शयन कक्ष फिर से देखना चाहते हैं। इस समय इंस्पेक्टर, इस समय तो सारे लोग, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए मेरे साथ। सेठ चमन भाई की विधवा बहन के साथ शांति देवी भी चल पड़ी। चूंकि वहां मौजूद सभी लोग सेठ जी की हत्या से वाकिफ थे, इसलिए उन्हें भी असली मामला जानने की काफ़ी उत्सुकता थी। परंतु पटाखा ने उन्हें कमरे की तरफ आने से रोक दिया। सेठ जी के शयन कक्ष में पहुंचकर इंस्पेक्टर पटाखा सिंह की निगाहें सबसे पहले उसी आइवरी की गुड़िया की तलाश में घूमी, परंतु वो भी पलंग के पास से गायब थी। बांड बेटे, वो गुड़िया यहाँ से भी गायब है। क्या? मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो गुड़िया यहीं रखी हुई थी। तो उस गुड़िया के संबंध में इनसे पूछिए। बांड ने चमन भाई की विधवा बहन की ओर इशारा किया। मैडम, पिछली बार यहाँ एक सुंदर सी गुड़िया रखी थी, जिसके बारे में आपके लड़के ने बताया था कि वो किसी आइवरी एम्पोरियम के मालिक विजय सक्सेना ने उपहार में दी थी। वो गुड़िया यहाँ से कहाँ गई? हाँ, वो गुड़िया रखी तो यही थी, लेकिन उसे यहाँ से किसने हटाया, इस संबंध में मुझे कुछ मालूम नहीं। ठहरिए, मैं अभी पूछकर बताती हूँ। परंतु पूछताछ करने पर किसी ने भी उस गुड़िया के बारे में मालूम नहीं हो सका। उसके घर में न घर के नौकर नौकरानी ही कुछ बता सके और न ही सेठ चमन भाई का भांजा ही कुछ बता सका। आश्चर्य की बात है, एक सुंदर सी वस्तु घर से गायब हो गई और उसके बारे में पूरे घर में किसी को कुछ मालूम नहीं। अंकल, शांति देवी यही है, इनसे भी उस गुड़िया के बारे में पूछकर देख लीजिए। पटाखा सिंह शांति देवी से संबोधित हुआ। शांति देवी, सेठ जी के शयन कक्ष में भी विजय सक्सेना द्वारा दी गई एक गुड़िया रखी थी। वो वहां से कहाँ गई? क्या उसे आपने ही वहां से हटाया था? नहीं तो क्या वो वहां नहीं है? नहीं। ओह, वहां से उसे कौन हटा सकता है? उस गुड़िया में जरूर कोई रहस्य छिपा हुआ है। अरे, ये ग्रुप फोटो, ये फोटो किन किन लोगों की है? जी, इनमें एक तो मेरे भैया हैं, ये हैं मेरे भैया, और ये तीनों मेरे भैया के गहरे दोस्त थे और हैं। क्या मतलब?
थे और हैं से आपका क्या मतलब? मतलब ये कि सिर्फ मिस्टर किशन लाल को छोड़कर बाकी सबकी मृत्यु हो चुकी है। इनमें ये शांति बहन के स्वर्गीय पति सेठ जमुना प्रसाद जी हैं और ये हैं मिस्टर किशन लाल जी। और ये चौथे व्यक्ति कौन हैं? ये मिस्टर राघव चंद्र राय हैं। 5-6 साल पहले इनकी मृत्यु एक कार दुर्घटना में हो गई थी। यानी चारों दोस्तों में 3 दोस्तों की मृत्यु हो चुकी है, या यूँ कह लीजिए कि मर्डर हो चुका है। और अब इनमें से सिर्फ एक ही शेष बचा है और वो है मिस्टर किशन लाल। जी हाँ। क्या आप हमें मिस्टर किशन लाल का पता बता सकती हैं? जी हाँ, वे अक्सर हमारे यहाँ आते रहते हैं और अभी अभी वे हमारे यहाँ से चौथी की रस्म में शामिल होकर अपने घर वापस गए हैं। ओह, तब आप हमें उनका पता नोट करवा दीजिए। बाण के इशारे पर मोटू ने किशन लाल का पता नोट कर लिया। इसके बाद वे बिना कुछ और पूछताछ किए कोठी से बाहर निकल आए। बाण बेटे, तुमने सेठ चमन भाई के शयन कक्ष की जांच पड़ताल तो की ही नहीं और वापस चले आए। मेरी जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है अंकल। अब हमें जल्द से जल्द किशन लाल से मिलना चाहिए। जल्दी चलिए। तीनों जीप पर सवार होकर किशन लाल की कोठी की ओर चल पड़े। आखिर तुम किशन लाल से मिलने के लिए इतने आतुर क्यों हो बेटे? अंकल, बस समझ लीजिए, या तो किशन लाल ही अपने दोस्तों का खूनी है या फिर उसका भी खून होने वाला है। क्या? अरे अरे, जीप को संभालिए अंकल। बाण की बात को सुनकर पटाखा सिंह इतना अधिक आश्चर्यचकित हुआ कि जीप से कंट्रोल खो बैठा था। यदि बाण उसे चेता नहीं देता तो वो जरूर कोई भयानक एक्सीडेंट कर बैठता। खैर, कुछ देर बाद वे मिस्टर किशन लाल की कोठी पर पहुंच गए। किशन लाल कुछ ही देर पहले बाहर से वापस लौटा था। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हम आपके सेठ जमुना प्रसाद और चमन भाई के कत्ल के बारे में पूछताछ करने आए हैं। हम आपसे सेठ जमुना प्रसाद और चमन भाई के कत्ल के बारे में भी पूछताछ करने आए हैं। ओह, आइए, मेरे साथ चलकर कमरे में ही बातें होंगी। किशन लाल बातचीत करने के लिए संयोग से उन्हें अपने कमरे में ही ले गया और वहां पहुंचते ही बाण आदि चौंक कर उछल पड़े। बिल्कुल वही गुड़िया है। क्या हुआ? आप लोग उस गुड़िया को देखकर इतने चकित क्यों हो उठे हैं? वो बाण ने तुरंत बात बनाई। कोई खास बात नहीं है मिस्टर किशन लाल। दरअसल इस तरह की गुड़िया हम 1-2 और घरों में देख चुके हैं। शायद इस तरह की गुड़िया घर में रखना आजकल फैशन बन गया है। वैसे बाय द वे, आपने ये गुड़िया खरीदी है या किसी ने आपको प्रेजेंट में दी है? न खरीदी है और ना ही किसी ने प्रेजेंट में दी है। दरअसल मेरी गुड़ियों का ही व्यापार है। मेरी एक फैक्ट्री है जहाँ तरह तरह की प्लास्टिक और अन्य वस्तुओं की गुड़िया तैयार होती है। इसके अलावा भी मैं दूसरों से माल खरीदता हूँ। इसी व्यापारिक सिलसिले में कल दिन के समय मुझसे आइवरी कंपनी के मालिक विजय सक्सेना मिले थे। उन्होंने ही मुझे ये गुड़िया सैंपल के रूप में दी थी। गुड़िया काफ़ी सुंदर है और मैं इससे अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि आइवरी कंपनी को मैं इस तरह की गुड़िया सप्लाई करने का तगड़ा ऑर्डर दूंगा। शायद आज रात ही वे मुझसे मुलाकात करने यहाँ आएंगे। फिर कल रात तो मैं बिजनेस के सिलसिले में अकस्मात बाहर चला गया था। ओह, कल रात किशन लाल घर पर नहीं था और आज रात विजय सक्सेना ऑर्डर देने इसके घर आ रहा है। आपके परिवार में और कौन कौन है? पत्नी, बच्चे सभी हैं, लेकिन फिलहाल वे कुछ दिनों के लिए मेरे ससुराल गए हैं। मेरा मतलब है, मैं आपका मतलब समझ गया मिस्टर किशन लाल। आप ये बताइए कि आपको अपने दोनों दोस्तों के मर्डर के बारे में मालूम है ना? मालूम है, और मैं अभी कुछ देर पहले ही चमन भाई के घर से ही होकर आया हूँ। परंतु मुझे आश्चर्य है कि मेरे दोनों मित्रों का कत्ल आखिर किसने और क्यों किया। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि आपके चौथे मित्र राय साहब की मृत्यु कैसे हुई थी? वो एक भयानक कार दुर्घटना में मारा गया था। वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त था। क्या आपके पास उनके घर का पता है? नहीं साहब, मेरे पास उनका पता नहीं है। क्या मतलब, उनके परिवार में कोई नहीं है क्या? है, मेरा मतलब कि राय के बीवी बच्चे सभी थे, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ नहीं मालूम। कमाल है, एक अच्छे दोस्त के बीवी बच्चे के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम। खैर, अब हम चलते हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जी, जैसी आपकी इच्छा। चलते चलते बाण ने उस गुड़िया को
उठाकर उलट पलट कर गौर से देखा। सिर्फ आंखों के अलावा कोई खास बात इसमें दिखाई नहीं देती। वैसे बनाने वाले ने इसकी डाई काफ़ी अच्छी बनाई है। फिर बांड मोटू और पटाखा सिंह के साथ कोठी से बाहर निकल आया। किसान लाल से मिलने के बाद तुम किस नतीजे पर पहुंचे हो बांड बेटे? इस नतीजे पर कि आज की रात किशन लाल के लिए काफ़ी भयानक रात साबित हो सकती है। क्या मतलब? मतलब ही बता दूंगा अंकल। फिलहाल आप आइवरी एम्पोरियम चलने की तैयारी कीजिए, क्योंकि हमें अब जल्द से जल्द विजय सक्सेना से मिलना है। और उनके जीप आइवरी एम्पोरियम की ओर दौड़ पड़ी। उस समय सांझ ढलने को थी। आइवरी एम्पोरियम में पहुंचकर हमें विजय सक्सेना से मिलना है। उधर भीतर चले जाइए, वे भीतर ही हैं। ऑफिस में मुझे ही विजय सक्सेना कहते हैं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या आप ही इस एम्पोरियम के मालिक हैं? जी हाँ, आप किशन लाल, सेठ जमुना प्रसाद और सेठ चमन भाई से तो परिचित होंगे ही। सिर्फ नाम से ही परिचित हूँ। क्या मतलब? क्या आप इन तीनों में से किसी से भी व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं हैं? जी बिल्कुल नहीं। मैं इन लोगों से कभी नहीं मिला, बल्कि इनमें से दो के मर्डर के बारे में मुझे अखबारों के जरिए ही मालूम हुआ है। क्या? बाण, पटाखा और मोटू के मुंह आश्चर्य से खुल गए। क्या आप सेठ जमुना प्रसाद की शादी की वर्षगांठ पर उन्हें एक गुड़िया उपहार में देकर नहीं आए? जी नहीं। क्या आप सेठ चमन भाई के घर भी उसके भांजे के जन्मदिन पर नहीं गए? जी बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, मैं उनसे कभी नहीं मिला। और कल आप किशन लाल से भी नहीं मिले? अजी साहब, मैं कल यहाँ किसी से भी नहीं मिला, क्योंकि मैं आज ही 5-6 दिन के टूर के बाद शहर में वापस लौटा हूँ। ओह माय गॉड, यहाँ तो सारा चक्कर ही उल्टा पड़ गया है। आखिर बात क्या है? आप मुझसे इस तरह के प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आपको हमारे साथ कहीं चलना होगा मिस्टर सक्सेना। मार्ग में हम आपको सारी बात बता देंगे। विजय सक्सेना ने पहले तो मना किया, परंतु फिर वह पटाखा सिंह के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर सका। मार्ग में बांड और पटाखा सिंह ने कुछ खास बातें छोड़कर उन्हें सारी बात बता दी। बांड आदि विजय सक्सेना को लेकर सर्वप्रथम किशन लाल के यहाँ पहुंचे। मिस्टर किशन लाल, यही है आइवरी एम्पोरियम के मालिक विजय सक्सेना। गुड़ियों का ऑर्डर आप इन्हीं को देने वाले थे ना? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? ये वो विजय सक्सेना नहीं है। वहाँ से सेठ जमुना प्रसाद और चमन भाई की कोठी पर बारी बारी से पहुँचे, परंतु वहाँ से भी उन्हें एक ही उत्तर मिला। नहीं इंस्पेक्टर, ये वो विजय सक्सेना नहीं है। नहीं, ये वे नहीं हैं। वे तो बुजुर्ग थे। ओह! हताश होकर बाण आदि ने विजय सक्सेना को मार्ग में छोड़ दिया और स्वयं पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़े। बाण बेटे, इतनी छानबीन करने के बाद अब तुम किस नतीजे पर पहुंचे? ये केस तो शैतान की आंत की तरह उलझता ही चला जा रहा है। हाँ, बात तो कुछ ऐसी ही है। बाण सारे रास्ते किसी गहरी सोच में डूबा रहा, परंतु पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वो किसी विचार के दिमाग में आते ही चौंक कर उछल पड़ा। अरे क्यों, क्या हुआ? अंकल, आप फौरन चमन सेठ और जमुना सेठ के नौकर नौकरानियों को पकड़ मंगवाइए। परंतु वे तो अपने अपने घर जा चुके होंगे। जो घर में रहते हैं सिर्फ उन्हीं को लाना है। ठीक है, अभी सिपाहियों को भेजता हूँ। पटाखा ने तुरंत एक सब इंस्पेक्टर को कुछ सिपाहियों के साथ गंतव्य स्थान के लिए रवाना कर दिया। बाण बेटे, मेरे विचार से तुम थक गए होगे, अतः घर जाकर आराम कर लो। इन लोगों से पूछताछ सुबह आकर कर लेना। अगर मैंने और आपने अब जरा भी सुस्ती दिखाई अंकल, तो समझ लीजिए कि एक आदमी और अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, और फिर हम लोग जीवन भर उसके कातिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओह, लगता है तुम किसी नतीजे पर पहुंच चुके हो। हाँ, और मुझे विश्वास है कि हम उस अज्ञात कातिल को आज रात ही पकड़ पाने में सफल हो जाएंगे। और सब इंस्पेक्टर रात के लगभग 8 बजे जमुना प्रसाद की एक नौकरानी और चमन भाई के एक नौकर को पुलिस स्टेशन में पकड़ लाया। दोनों ही बुरी तरह घबराए हुए थे। सुनो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि तुमने इन साहब के प्रश्नों का सच सच उत्तर दे दिया तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा, बल्कि इनाम में कुछ रुपया भी दिया जाएगा। साहब, हमें कुछ नहीं मालूम। वाह भाई वाह, बिना प्रश्न सुने ही नहीं मालूम कह दिया।
इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें सब कुछ मालूम है। इसलिए यदि तुम अपना भला चाहते हो तो चुपचाप ये बता दो कि अपने अपने मालिकों के शयन कक्ष से वो गुड़िया तुम लोगों ने हटाकर कहाँ छुपाई है या किसको दी है। ओह, तो ये बात है। हम सच कहते हैं साहब, हमें उस गुड़िया के विषय में कुछ नहीं मालूम। तो तुम यूं नहीं मानोगे। तब बाण के इशारे पर पटाखा सिंह ने उन पर सख्ती की। कर्र ई, आई। जल्दी दोनों ने सच्चाई उगल दी। वो गुड़िया हमने एक व्यक्ति को दी थी साहब। वो एक कार में आया था और उसने गुड़िया के बदले मुझे 5,000 रुपये दिए थे। मुझे भी साहब। देखने में कैसा था वो आदमी? बूढ़ा दाढ़ी वाला था। उसकी कार का क्या नंबर था? MQD3192। अंकल, आप इस नंबर की कार के मालिक का पता कीजिए और पुलिस स्टेशन पर ही हमारे फ़ोन का इंतज़ार करिएगा। हम जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों का अब मैं क्या करूं? इन दोनों को लॉकअप में डाल दीजिए, सुबह छोड़ दीजिएगा। ठीक है। कुछ देर बाद, बाण भैया, अब क्या हम घर चल रहे हैं? नहीं, इस समय हम मिस्टर किशन लाल के घर चल रहे हैं। अब रात के समय किशन लाल से तुम्हें क्या काम पड़ गया? उसकी ज़िंदगी खतरे में है मोटू। अब मैं उसे हर कीमत पर बचाना चाहता हूँ ताकि कातिल को पकड़ सकूँ। शीघ्र ही बाण ने किशन लाल को कोठी के पिछवाड़े पहुंचकर मोटरसाइकिल रोक दी और दीवार फांद कर भीतर पहुंच गए। वो रही किशन लाल के शयन कक्ष की खिड़की। शुक्र है खिड़की खुली हुई है। परंतु तुम्हारा इरादा क्या है? तुम यहीं रुको, लेकिन सतर्क रहना। यदि कोई भीतर घुसने की कोशिश करे तो मुझे किसी इशारे से संकेत कर देना। मैं भीतर जा रहा हूँ। तुम्हारा मतलब है कि आज की रात कातिल किशन लाल को भी समाप्त करने आएगा? हाँ, वो सो रहा है। मैं अंदर जा रहा हूँ। फिर बाण खिड़की फांद कर भीतर घुस गया और एक अलमारी के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। 11 बज चुके हैं। कुछ देर बाद किशन लाल के बिस्तर के पास ही रखी गुड़िया को हरकत में आते देख बाण बुरी तरह चौंक उठा। हैं? गुड़िया हिलती डुलती चलती हुई अपनी जगह से किशन लाल के सिर के ठीक ऊपर पहुंच गई। अरे, ये तो चल फिर रही है। अगले ही पल गुड़िया के मुंह से किसी द्रव्य की एक पतली सी धार निकलकर किशन लाल के चेहरे पर पड़ने लगी। ये सब देखकर बाण की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो उठी। ओ माय गॉड! तभी बाण के दिमाग में एक धमाका हुआ। जहर! अगले ही पल बाण ने अपने स्थान पर से एक लंबी छलांग लगाई और बिना एक पल भी गवाए उसने एक जोरदार लात गुड़िया को लगा दी। खटाक! इस हलचल से किशन लाल की नींद टूट गई। कौन हैं तुम? हाँ, मिस्टर किशन लाल, शुक्र समझिए कि आप मेरी वजह से आपकी जान बच गई। कहकर बाण ने उसे सारी बात बता दी। सारी बात बताकर बाण ने वह गोड़िया उठाई और उसकी गर्दन मड़ो डाली। तुरंत कुछ पुर्जे निकालकर उसके हाथ में आ गए और कुछ फर्श पर गिर पड़े। खट खट! ओह, ये तो रिमोट द्वारा संचालित होने वाली पुतली है। तो कातिल इसके द्वारा ये मर्डर कर रहा था। गुड़िया के मुंह के भीतर एक रबड़ की थैली थी जिसमें जहर भरा था। तो ये है सारा चक्कर। अब ये भी साफ हो गया कि कातिल कहीं बैठा इस गुड़िया को रिमोट कंट्रोल द्वारा टीवी स्क्रीन के माध्यम से कंट्रोल कर रहा होगा और सब कुछ देख चुका होगा। मिस्टर क्रुकबान, आखिर ये सब क्या चक्कर है? ये आपके मौत का चक्कर है मिस्टर किशन लाल। शुक्र समझिए कि आप बाल बाल बच गए। अब बताइए कि आपका फ़ोन कहाँ है? मुझे तुरंत फ़ोन करना है। किशन लाल बाण को फ़ोन वाले कमरे में ले गया। बाण ने फटाफट पटाखा सिंह के नंबर डायल किए और संपर्क होने पर, कौन? मैं बाण बोल रहा हूँ अंकल। क्या उस कार के मालिक का पता चला? हाँ बेटे, पता चल गया। वो किसी प्रकाश राघव के नाम के आदमी की है और उसका पता 20B ग्रीन पार्क है। गुड। ग्रीन पार्क यहाँ से नज़दीक ही है अंकल। आप तुरंत किशन लाल जी की कोठी पर आ जाइए। मैं यही हूँ। हम यहीं से ग्रीन पार्क चलेंगे। ठीक है। फिर संपर्क भंग कर बाण ने मोटू को भी भीतर बुला लिया और वे अब पटाखा सिंह के आने का इंतजार करने लगे। लगभग 10 मिनट बाद पटाखा सिंह की जीप उन्हें कोठी के भीतर घुसती दिखाई दी। किशन लाल को सतर्क रहने का निर्देश देकर बाण और मोटू पटाखा सिंह के साथ जीप पर सवार होकर वहां से चल पड़े। मार्ग में बाण ने पटाखा सिंह को सारी बात बता दी।
ओह, तो ये है सारा चक्कर। उधर ग्रीन पार्क के एक बंगले में एक नौजवान बैठा सामने प्रकाश विहीन एक छोटे से टीवी को घूर रहा था जो एक मशीन के ऊपर फिट था। उफ, इस जासूस के छोकरे ने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। अब तो भलाई इसी में है कि जल्द से जल्द ये बंगला ही नहीं बल्कि ये शहर ही छोड़कर भाग निकलूं, वरना यदि मेरा भेद खुल गया तो धर लिया जाऊंगा। अगले ही पल उसने टीवी सेट के साथ साथ वहां लगी तमाम मशीनों को नष्ट करना शुरू कर दिया। खट खट खटाक। यहाँ से जाने से पहले इस छोटे से कंट्रोल स्टेशन को नष्ट कर देना ही उचित होगा। उस छोटे से स्टेशन को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद उसने फटाफट अपना एक बड़ा सा अटैची केस संभाला और वहां से चल पड़ा। परंतु जैसे ही वो कमरे से निकलकर बंगले की बरामदे में पहुंचा, है पुलिस जासूस, खबरदार मिस्टर, यदि अपनी जान प्यारी है तो बैग नीचे रखकर हाथ ऊपर उठा लो। तो बच्चू भागने की तैयारी कर रहा था। मजबूरी थी, भागने का कोई मौका नहीं था। अतः उस युवक ने कोई 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 हिल उज्जत ना करके बैग नीचे रख हाथ उसके आगे बढ़ा दिए। तब पटाखा सिंह ने उसके हाथ में हथकड़ी डाल दी। वे लोग उस युवक को पकड़कर थाने ले आए, लेकिन उससे सारी बात उगलवाने के लिए पटाखा सिंह को उस पर कोई सख्ती नहीं करनी पड़ी। उसने स्वयं ही अपना जुर्म कबूल कर सब कुछ बताना स्वीकार कर दिया था। मेरा नाम प्रकाश राघव है और मैं स्वर्गीय राघव राय का इकलौता बेटा हूँ। युवक प्रकाश राघव ने उन्हें बताना शुरू किया। मेरे पिता किशनलाल, चमन भाई और सेठ जमुना प्रसाद आपस में गहरे मित्र थे। वे अक्सर हमारे घर आते रहते थे क्योंकि उनका हीरो का व्यापार था और वे बराबर के भागीदार थे। एक बार मेरे पिता के हाथ नायाब हीरे लग गए जो करोड़ों रुपए के थे। उन्होंने वे हीरे अपने तीनों दोस्त को दिखाए। इतने कीमती हीरो को अकेले मेरे पिता को मालिक बनते देख उन तीनों की नीयत खराब हो गई और उन तीनों ने मिलकर मेरे पिता को ठिकाने लगाकर वो हीरे प्राप्त करने की ठान ली। ये 5-6 साल पुरानी बात है। एक रात उन्होंने मेरे पिता को खूब शराब पिलाई और उन्हें उस कार पर सवार करवा दिया जिसके ब्रेक उन्हीं लोगों ने पहले ही फेल कर दिए थे। इस तरह उनकी घिनौनी मनसा पूरी हो गई और मेरे पिता उस कार एक्सीडेंट में मारे गए। भड़ाम। उसके बाद उन तीनों ने न केवल उन बहुमूल्य हीरो पर अपना कब्जा कर लिया बल्कि सारा कारोबार भी हथिया कर मेरी माँ को घर से बेघर कर दिया। हम लोग घर से फुटपाथ पर आ गए। मैं उस समय अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन गया हुआ था। मुझे इलेक्ट्रॉनिक लाइन से काफ़ी लगाव था, अतः मैं पढ़ाई करने के साथ साथ ऐसी रोबोट पुतली का निर्माण करने में जुटा हुआ था जो रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित की जा सके और अपने इस प्रयोग में मैं सफल भी हो चुका था। मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं लिखा, लिहाजा मुझे किसी बात का पता नहीं चला। लेकिन जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस अपने देश लौटा तो मुझे अपने घर में कोई और ही मिला और तब मुझे पता चला कि हमारा मकान बिक चुका है। मैं अपने पिता के दोस्तों के पास गया और उनसे मदद मांगी, मगर उन तीनों ने मुझे मदद देने के बजाय धुतकार दिया और ये कहा कि मेरे पिता धोखेबाज थे। वे अपना सारा धंधा समेटकर अपनी पत्नी के साथ कहीं भाग गए थे। जा, अब चला जा यहाँ से सपोले के बेटे। मैं अपनी माँ की तलाश में दर दर भटकता रहा। पेट भरने के लिए मैंने छोटी मोटी नौकरी कर ली और एक मकान किराए पर ले लिया और 6 साल बाद जब मैं फॉर्म के एक काम से मद्रास जा रहा था तो रेलवे स्टेशन पर मुझे मेरी माँ भीख मांगती हुई मिल गई। माँ। मैं अपनी माँ को घर ले आया। उस समय मेरी माँ को 103 बुखार था और उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। लेकिन उस हालत में मेरी माँ ने मुझे उस तीनों शैतानों की सारी कहानी बता दी और बस दम तोड़ दिया। माँ। मैंने उसी दिन से उन तीनों शैतानों से बदला लेने की ठान ली और अपने जिस आविष्कार को मैं देश की उन्नति के प्रयोग में लाना चाहता था उस आविष्कार को मैंने उनको कत्ल करने के लिए प्रयोग में लाने की ठान ली। ये इन तीनों शैतानों के लिए खूनी पुतली साबित होगी। यही मारेगी उन तीनों को। फिर मैं एक बूढ़े के रूप में सर्वप्रथम सेठ जमुना प्रसाद से विजय सक्सेना के नाम से उसकी शादी की वर्षगांठ पर मिला और उसे उपहार में खूनी पुतली भेंट कर दी। उस पुतली में यही विशेषता थी कि रिमोट कंट्रोल द्वारा उसे कहीं से भी कहीं भी चला फिरा कर इंसानों की तरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। सेठ जमुना प्रसाद को वो गुड़िया इतनी पसंद आई कि उसने उसे शयन कक्ष में ही रख लिया और इससे मेरा काम और आसान हो गया।
मैंने रात के समय अपने रिमोट कंट्रोल द्वारा गुड़िया को संचालित किया और गुड़िया के मुंह में भरे जहर को जमुना प्रसाद के मुंह में टपका कर उसी रात उसे मार डाला। और दूसरे दिन जमुना प्रसाद के नौकरानी को रुपए देकर वो गुड़िया वापस ले ली। इसी तरह मैंने सेठ चमन भाई को भी ठिकाने लगा दिया और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं किशन लाल को भी उसके किए की सज़ा दे दूंगा, लेकिन वो मिस्टर बांड की वजह से बच गया। परंतु मुझे संतोष है कि मैंने तीनों में से कम 2 शैतानों को तो उसके गुनाहों की सज़ा दे दी। इस तरह से सारी बात साफ हो गई। प्रकाश की सारी व्यवस्था सुनकर बाण एवं पटाखा सिंह को भी उससे सहानुभूति हो गई थी, लेकिन वे इसके लिए कुछ नहीं कर सके। आखिर उसने एक नहीं बल्कि 2 इंसानों का कत्ल किया था। अदालत ने उसे 10 साल की सज़ा सुनाई। किशन लाल भी अपने किए की सज़ा भुगतने से नहीं बच सका। उसे उसी रात दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। जमुना प्रसाद और चमन भाई के नौकर नौकरानी को चूंकि पहले ही सरकारी गवाह बना लिया गया था, इसलिए उन्हें अदालत ने बरी कर दिया और कातिल प्रकाश राय को कानून के शिकंजे में फांस कर अदालत पहुंचाने के लिए अदालत ने इंस्पेक्टर पटाखा सिंह की भूरी भूरी प्रशंसा की और ये प्रशंसा अखबारों में खूब चर्चा का विषय बनी। फिर मेरे दुश्मन पटाखा सिंह की तारीफ, उफ, लगता है मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और जैसा कि कुर्क बांड जो है वो एक जासूस है और ये सारी कहानी एक जासूस के बेस्ड भी थी। इसमें कोई मारधार एक्शन और ये सब कुछ नहीं था और ना ही कुछ इसमें मैजिकल चीज़ें थी। ये सिंपल एक जासूसी कहानी थी। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट ज़रूर से करना, क्योंकि भाई दुख लगता है, क्योंकि आपको मैंने कई बार कहा और आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हो। सिर्फ सब्सक्राइब कर देना, आपके पैसे भी नहीं लगते हैं। तो प्लीज़ जा कर के आप सब्सक्राइब ज़रूर से करो। अगर आप मुझे कहीं ना कहीं खुश देखना चाहते हो या मेरे किसी भी काम से अगर आप खुश हो या आपको किसी भी मेरे काम से आपको खुशी महसूस हुई है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।